मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। बार बार हर बार लगातार आखिर क्यों कलवा मुमरा विधानसभा के आमदार डॉक्टर जितेंद्र आह्वाट को अपने कामों की गिनती गिनवानी पड़ रही है? बार बार क्यों अपने उपलब्धियों को पब्लिक के सामने लाना पड़ रहा है? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इन दिनों मुमरा में डॉक्टर जितेंद्र आह्वाट के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ रखी है अपोजिशन के लोगों ने। मुमरा विकास अघाड़ी जो बन रही है उसने तो बाकायदा मोर्चा खोल रखा है जितेंद्र आह्वाट के ख़िलाफ़ के उन्होंने मुमरा में कुछ भी नहीं किया है। और भी मुमरा की दूसरी अपोजिशन पार्टियां एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आह्वाट के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें कर रही हैं, उनके कामों को नकार रही हैं। अपोजिशन और मुमरा विकास अघाड़ी के हिसाब से मुमरा में किसी भी तरह का विकास डॉक्टर जितेंद्र आह्वाट के हाथों नहीं हुआ है। 2 दिन पहले मेज़बान होटल में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आह्वाट साहब ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई थी। आज जहां से उन्होंने अपना सियासी सफ़र मुमरा के लिए शुरू किया था, वहां भी आह्वाट साहब ने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान में पब्लिक से बहुत सारी बातें की। उन्होंने बहुत सारी अपनी उपलब्धियां गिनवाई कि उन्होंने मुमरा शहर के लिए क्या किया, उन्होंने मुमरा शहर में कौन सा बदलाव लाया, मुमरा शहर को विकास के किस रास्ते पर ले गए। पब्लिक मीटिंग में डॉक्टर जितेंद्र आह्वाट साहब ने क्या कहा, पेश आपके सामने रिपोर्ट। 2009 में शायद आपको याद होगा कि यहीं पे पहली मीटिंग हुई थी जब मैं बहुत नया नया आया था। 2009 के पहले के हालात क्या थे और 2009 से लेके आज तक के हालात क्या है, ये यहां का बच्चा बच्चा जानता है। मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन बताती है कि तरक्की कैसी हुई है। क्या समस्याएं थी इस शहर में, एटीएस कैसे आती थी, सीबीआई कैसे आती थी, मुंबई क्राइम कैसे आती थी, 2009 के बाद क्यों नहीं आई? क्यों नहीं मुसलमान बच्चों को उठा के लेके गई? मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आने के बाद यहां पे एजुकेशन सुधर गया, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि मेरे आने के बाद ग्रेजुएशन का परसेंटेज 60% से बढ़ गया। मैं आने के बाद यहां पे 30 से 35 डॉक्टर हुए एमबीबीएस। ये कैसा हुआ? तो आस्ते 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 कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर माहौल तैयार करता है। एक जमाना था जब आधा मुमरा आधा दिन तो अंधेरे में ही रहता था। अब लाइट जाती है, लाइट जाती है, पानी का मसला पुराने जैसा है, चलने के लिए रास्ते ठीक है। मुमरा स्टेशन पे जब आप उतरते तब आप सुकून से उतरते हैं। अब रेती बंदर से आप आ रहे हो तो रेती बंदर का रास्ता देखा कितना बड़ा हो गया है, कितना चौड़ा हो गया है। रेती बंदर का काम कितने जोरों से चालू है वो भी आप देख रहे हैं। चौपाटी का आपके ये बाजू में जो मित्तल रोड है वो भी आपने देखा कैसा बन रहा है। सवाल इस बात का नहीं है मैंने क्या काम किया, तो जिस तरीके से मेरे से गद्दारी हो रही है वो बड़ा दुख देता है कि मैंने किसी को कुछ कमी नहीं रखा था। कोई भी कुछ भी काम बोले, वो कैसा भी हो, जितेंद्र आह्वाट कर देता था। लेकिन यही मुमरा से लोग जब सवाल पूछते हैं जितेंद्र आह्वाट ने किया क्या, मैं ही अजमाइश में पड़ जाता हूं कि हां मैंने किया क्या। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं इसका जवाब आवाम देगी, मैं नहीं दूंगा।
अब जब से नए मुख्यमंत्री बने हैं, तब से एक नया माहौल मुंब्रा में तैयार हो रहा है। जो कभी 9, 10, 12, 15 साल, 20 साल मुंब्रा में आए नहीं थे, वो अचानक मुंब्रा में आने लगे और कहने लगे कि हम अब जितेंद्र आव्हाड का अंत कर देंगे। अंत करने वाला वो है, वो आपने। जितेंद्र आव्हाड को खत्म कर देंगे। अरे तुम आए कब मुंब्रा में? अरे तुमने मुंब्रा की एक गली तो बनाओ। सब काम जो हमने बनाए थे उसके ऊपर काम दबाए हैं कि हम ये काम है, खाली बिल निकालने का काम जो मैंने बंद करवा दिया था। दुख इस बात का है कि हमको काम करने नहीं देता था वो, क्योंकि तुम काम करते ही नहीं थे, तुम सिर्फ बिल निकालते थे। इसलिए तो 2009 के पहले मुंब्रा का डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्या तुम नहीं बना सकते थे स्टेशन? क्या तुम नहीं बना सकते थे रेती बंदर का रोड? क्या तुम नहीं बना सकते थे ये मित्तल का रोड? क्या तुम नहीं बना सकते थे वो फ्लाईओवर जो अभी बना है 354? वो फ्लाईओवर का नाम ही मैंने 354 रख दिया है। वो जो है ना उधर वाई जंक्शन के यहां, उसका नाम ही 354 रख दिया है। अरे जो आदमी घर के नीचे की गलियां नहीं बना रहा है, वो शिंदे साहब को बोल के महाविकास मुंब्रा विकास आघाड़ी बना रहा है। जो घर के नीचे के रास्ते नहीं बना रहा था। यहां पे कोई अगर आनंद कुलीवाड़ा में जाता होगा, आता होगा, तो आपने पहले कभी देखा था ना कैसा था वो? हाँ? बचपन आ गया ना, कैसा था वो और अभी कैसा है? अरे तुम क्यों नहीं कर पाए? तुम तो सभागृह नेता थे, ये थे, वो थे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो तुमको तो फंड की कमी ही नहीं थी। अरे सिर्फ बिल निकालने का काम होता था, और मैंने जिंदगी में बिल निकालने का काम नहीं किया। जो मेरे बाप दादाओं ने मेरे को रखा है, अल्लाह मुझे जो दे रहा है, उसमें मैं बहुत खुश हूं। पर राजनीति किस हालात पे जा रही, किस उसका स्तर कितना गिर गया। तो मेरे बेटी और जवाई को मारने की सुपारी। अरे मेरी बेटी तो मेरे दिल का टुकड़ा है यार। 25 साल उसको फूल के जैसे संभाला मैंने। मेरे जिंदगी में मैंने उसको ऐसा उंगली भी नहीं दिखाई है। और यहां पे सब शांत है, ना तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, ना पूछ रही, ना जांच हो रही है, कुछ नहीं। जिसका नाम गैंगस्टर का लिया जा रहा है वो कौन है? बंबई का एक जमाने का सबसे बड़ा शूटर। कुछ नहीं हो रहा है। कोई ना मेरे बेटी को पूछने आया, ना कोई मेरे बीवी को पूछने आया। मेरी तो बात अलग है, मेरे को तो पूछते ही नहीं है। वो डरता नहीं हूं, पर लेकिन जब लड़की का नाम आया तब थोड़ा सा मैं हिल गया, क्योंकि इकलौती बेटी है, कहां भी जाती है, कहीं पे भी फिरती घूमती है, उसको कोई बॉडीगार्ड लेके जाने का शौक नहीं है, वो पुलिस साथ में रखती नहीं। डर तो लगता है कि अपनी दुश्मनी की वजह से कहीं वो बेचारी का बुरा ना हो जाए। लेकिन इस स्तर पे दुश्मनी, पिछले 3 महीने में मेरे ऊपर 3 गुने दाखिल हुए। 354 तो आपको मालूम है। मैं जिस औरत को बहन के जैसे समझा रहा हूं, अहो गर्दीत जाऊ नका, धक्का बुक्की होईल, यानी भीड़ में मत जाओ, आपको धक्का यानी तो आपको तकलीफ होगी। अच्छा हुआ वो रिकॉर्डिंग में आ गया, नहीं तो वो औरत इस इरादे से मेरे सामने आई थी, वो ऐसे आ रही थी, ऐसे। अगर मैं ध्यान नहीं देता, इधर उधर देखते रहता, जो मेरी आदत है, तो मेरे इधर आ जाती।
तो मैं तो फिर बोल भी नहीं पाता। लेकिन ऊपर वाले ने क्या मुझे नजर दी कि हजारों के मर्दों के मजमे में एक औरत आ रही है। सुनो मेरी बहनों, सुनो, हजारों के मजमे में एक औरत आ रही है और वो मेरी तरफ बढ़ रही है। ऊपर वाले क्या इशारा दिया मालूम नहीं, जो मैंने उसको ऐसा करके बाजू में कर दिया। अब इसमें मेरी गलती क्या थी? पुलिस ने बिना समझे सोचे मेरे ऊपर 354 दाखिल कर दिया। अरे कल कोई औरत आके बोले कि जितेंद्र आवाड ने मेरे ऊपर बलात्कार कर दिया, तो आप 376 भी दाखिल कर दोगे, बोलेंगे इंक्वायरी और उसका इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, पहले केस ले लो। क्या प्लानिंग चालू है आज? मुमरा के ही चंद लोग म्युनिसिपैलिटी में बैठते और मुझे कैसा मारने का इसकी बातें करते हैं। आज नहीं तो कल मैं विधानसभा में उनका भी नाम ले लूंगा। मैं डरता नहीं हूं, मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूं। मैं वहां तक पहुंचा हूं क्योंकि मेरा बाप बड़ा था इसलिए नहीं पहुंचा हूं, मेरे में दम था इसलिए यहां तक पहुंचा हूं। और मैं ईमान के साथ जिन्होंने मुझे जिताया है उनको बाप मान के उनकी सेवा करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं जिस स्तर पे हूं उसका सबसे बड़ा हकदार एक तो शरद पवार है और दूसरा मुमरा की आवाम है। आपने सुने होंगे जब भी मैं बात करता हूं, कहीं पे भी बात करता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं जो भी हूं, जिस जगह पे हूं, मैं शरद पवार जी की वजह से हूं। मैं बाप को भूलता नहीं। आजकल बाप को भूलने की आदत हो गई है लोगों को। तकलीफ कितनी भी बड़ी हो, मैं मेरे बाप को कभी नहीं भूला। तब जब उनको जरूरत लगी तब बिना सोचे समझे जितेंद्र आवाड उनके सामने खड़ा था। वैसे पूरा में जब भी मुसीबतें आई मैं लड़ता रहा, गाली गलौज होती रही मेरी पुलिस से, तब जाके रुका ना एटीएस, सीबीएस, बॉम्बे क्राइम, थाना क्राइम। डरते थे कि क्या जितेंद्र आवाड से झगड़ा करने का सबूत ही नहीं रहता था उनके पास, पर पूछने की किसी की ताकत नहीं थी पुलिस को कि भाई तुमने क्यों पकड़ा। पर यह था आदमी जो पूछता रहे क्या उछल रहे थे। मैं आपको बताता हूं, एक मर्डर हो गया बीएआरसी में, और वो सामने के गली में एक बच्चा है, उसको उठा के लेके गए। शानू ने मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसके मां ने भी मेरे से बात की, तो बोले पुलिस उसको उठा के लेके गए हैं। तो मैंने पुलिस को फोन लगाया, बोले देखो उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब तुम लेके गए हो तो बात ठीक है, लेकिन अगर उसका कोई संबंध नहीं होगा तो तुम वापस उसके मां के हाथ में उसको लाके दे दोगे। ये थे 11:30-12 बजे की बात थी। 3:30 बजे वह लड़का घर पे था, उसकी मां का फोन आया कि पुलिस ने मेरे हाथ में बच्चा दे दिया है और पुलिस ही कह रही है कि तुमको बता दे कि बच्चा घर पे आ गया। तो अचानक क्या शुरू हो गया मुमरा में समझ में नहीं आता है। पैसा खोका 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 खोका। अरे पैसे पे सब चीज जीती नहीं जाती। मां का प्यार कोई पैसे से खरीद सकता है क्या? जहां भी जाओ चर्चा है कि अरे एवढे खोके बोलते रे, तेवढे खोके बोलते रे। अरे मुझे लगता है जो मुमरा विकास आघाड़ी बनने वाली है उसकी निशानी ही खोका रहेगी, क्योंकि एक तो सब गद्दार, यानी एक तो ऐसा है कि जिनके खून में ही गद्दारी लिखी है। मैं किसी परिवार का नाम नहीं लिया हूं, नहीं तो वो बोलेंगे हमारा नाम लिया, मैं नहीं लेता हूं। मुमरा वाले जानते ना, मुमरा वाले 30-35 साल से यहां पे कौन कैसा घुमा है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर।
आप लोग जानते हैं। दारू का अड्डा कौन चलाता था, जुए का अड्डा कौन चलाता था, मर्डर किसने करवाए, आप सब जानते हैं। नाम कैसे निकलवाए, पुलिस स्टेशन कैसे मैनेज करवाए। मैं शांत हूं, मुझे उस सब में नहीं जाना है, क्योंकि ये मुमरा आज जब कोई भारत नगर जाता है तो हक से बोलता है कि मुमरा हमारा भारत नगर से बहुत सुंदर है। बराबर है। भारत नगर बांद्रा में है, कोई भिवंडी जाता है तो भिवंडी के लोग कहते हैं यार मुमरा में रहने को जाओ। बराबर है। कोई भी महाराष्ट्र का मुसलमानों का हल्का हो, इलाका हो, बता देवे कि ये मुमरा से बेहतर है। चलो कोई भी बतावे। एक बैंक हुआ करती थी, एक बैंक, आज कितनी बैंक है? एक एटीएम हुआ करता था, आज कितने एटीएम है? आज नदीम भाई को मालूम है, ये पिछले रास्ते से लेके शील फाटा तक कम से कम 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट का काम चालू है। 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट, 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट 5,000 के 4,000 के भाव से गिन लो। 4 ज्यादा मत लगाओ। कितना कितना हो गया? 6,000 करोड़ रुपए का काम चालू है। 6,000 करोड़ रुपए का। इसका क्या मायने है? डेवलपमेंट है। इतनी डेवलपमेंट तो वहां भी नहीं है, थाना में। जो बोल रहे हैं कि हमने आके मुमरा सुधरा, जितेंद्र आवर का कुछ काम ही नहीं था, मैं उनको पूछता हूं भाई वागले स्टेट सुधराओ ना, तुम्हारा एरिया तो सुधरा, फिर बाद में हमारा बोला चलो हम मान लेंगे तुमने सुधरा है हमारा, लेकिन खुद के का नीचे का तो देखो, बाद में दूसरे के नीचे भाग के देखो। वागले स्टेट आप जाके देखोगे ना तो बोलेंगे यार बहुत अच्छा अपना। 7-7 दिन पानी नहीं आता, 7-7 दिन, जवाब कौन देगा? तो कैसा है आजकल धर्म, लव जिहाद। मैंने जो कुछ बोला किसी शख्स के बारे में, उसके ऊपर उल्टा सुलटा बहुत मुमरा में हुआ, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूं फिर से। लेकिन उसी वो शख्स को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भला बुरा कहा, उनको पूछने कोई नहीं गया, नाम तक लेने की देरी नहीं होती किसकी। वही आदमी ने जाके मलंगगढ़ पे आरती करवाई, आरती, मजार की आरती। कोई मुसलमान नहीं था यहां पे जो लड़ने वाला, जो अभी मेरे से लड़ रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कलेक्शन उधर से ही आता है ना। अभी बड़े बड़े, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में मुमरा इकलौता शहर मिला कि पार्टी यहां पे महासम्मेलन कर रही है। क्या? नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लिया भाई, क्यों नाम लेते हो? तो ये बड़ा दर्द देता है। ठीक है, तुम गाली दो, पर नाजायज हक तक जाओ। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनो। अरे तुम खुद का घर नहीं संभाल सकते थे यार। रशीद कंपाउंड में कौन गया है कभी पहले? कैसा था रशीद कंपाउंड पहले और अभी कैसा है? वो छोड़ो, पर अभी कैसा है? वहीं से एक लड़का आईएएस हुआ है, बदनाम गली का ही एक लड़का आईएएस हो गया है। ऐसा है कि गरीबी थी, उन्होंने 93 की राइट्स देखी थी, अपना कुछ अच्छा होगा ही नहीं, ऐसे उनके ख्यालात थे। लेकिन ये सब देखने के बाद उनके बच्चों को भी ख्यालात बढ़ते गए, बदलते गए, और आज सब
एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी क्या है कि यहां के हर स्कूल में अब बच्चों को एडमिशन के लिए भागना पड़ता है क्योंकि बेंचेस फुल हो जाते हैं। पहले तो स्कूलें चलती ही नहीं थी, अब अच्छी अच्छी स्कूलें आएंगी। जैसा जैसा डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे अच्छी स्कूलें आएंगी, इंटरनेशनल स्कूल्स आएगी, आईबी स्कूल्स आएगी, सब बड़ी स्कूल आएंगी मुमरा में। मुझे तो गोयनका स्कूल के मालिक है, उनका 2 रोज पहले फोन आया था, एक आधी बड़ी, मेरे जितेंद्र को बड़ी जगह हो तो बोल देना, हमको स्कूल डालना है। लेकिन तुम्हारे बड़े बड़े नेता जो थे, जो अब मुझे गालियां देते घूम रहे, मैं नाम लेके बोलता हूं, एक नईम खान, कौन सा काम किया भाई तुमने मुमरा के लिए? ये मुमरा में नहीं था मैं, ये रोड है ना, रोड, ये सामने वाला, उसका कंक्रीट जो हुआ वो मेरे कारण हुआ, मैं नहीं था मुमरा में, क्योंकि ये रास्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में नहीं था, ये नेशनल हाईवे था, और नेशनल हाईवे को हाथ लगाने की ताकत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नहीं होती। मैंने पवार साहब को फोन किया, टीआर बालू तब उसके मिनिस्टर थे सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, मनमोहन सिंह, टीआर बालू और शरद पवार जी की मीटिंग हुई, और 3:30 बजे मुझे फोन आया पवार साहब का कि ये रास्ता थाना महानगर पालिका को हैंड ओवर करने के लिए हमने तीनों ने दस्तखत कर दिए। तब मेरा मुमरा में कोई संबंध नहीं था। मुझे आज भी याद है, एक लड़की पुलिस स्टेशन के सामने, वो कंटेनर ऐसा गिर गया और रिक्शा में वो बच्ची, तभी यहां मैं आया और तब मैंने जबरदस्ती पुलिस को एक नोटिफिकेशन निकालने लगाया कि अब अंदर से कोई भी हेवी व्हीकल नहीं जाएगी। मैं काम गिनवाने लगूं तो घंटे कम पड़ जाएंगे। अरे नेता कैसा हो? नेता ऐसा हो कि जिसके ऊपर कुछ बकाया ना हो, लोगों को बोलने के लिए मेरे ऊपर कुछ ना हो ना। अरे यहाँ क्या नेता जो अब बड़ी बड़ी बात कर रहा है, उसने अपने इलेक्ट्रिक का बिल ही नहीं भरा 5 साल, इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भर सकता है और वो सामाजिक जिम्मेदारी की बात करता है। अरे तो पेरेंट की मेहरबानी है कि आज तक उसके ऊपर, मैं तो पूछूंगा कभी ना कभी टोरेंट को कि तुम्हारा जवाई लगता है क्या, गरीब के ऊपर केस करते हो, उसके ऊपर कौन तुम्हारा बाप केस करेगा? देखो, लड़ने के लिए और बोलने के लिए तो मैं किसी के बाप से डरता नहीं। पूरे महाराष्ट्र जानता है कि एक बार ये बोल दिया तो पीछे हटेगा ही नहीं। पर मैं आपसे पूछता हूं, मेरी कुछ गलती हुई है? कभी भी किसी ने मुझे बुलाया है, किसी भी संकट में बुलाया है, मैंने कहा है नहीं आऊंगा? लोग कब्रिस्तान के ऊपर सवालात पैदा करते हैं। जरा सोचिए बंद आंख करके कि ये कब्रिस्तान नहीं होता तो कोरोना काल में जो 700 मैयत हुई उसको हम कहां डालते? ये तो खुदा ने मुझे जरिया बनाया कि खुदा को जानता था कि कोरोना आने वाला है, तो उसने मेरा जरिया बनाया और मेरे हाथ से वो कब्रिस्तान बनाने का काम करवा के लिया। कोई जाता नहीं था कब्रिस्तान में। ये कादर पैलेस के 5-6 लड़के और 2-3 रोज में मैं, बस। किसको मालूम है कब्रिस्तान जब बन रहा था 3:30 बजे 4 बजे हम लोग वहीं बैठे रहते थे। ये है उसके, ये भी कभी कभी सो जाता था, मैं तो कभी भी आता हूं। मजा आती है मुझे कब्रिस्तान में बैठने के लिए, अच्छा लगता है, सुकून लगता है। मैं आज भी कभी कभी जाके कब्रिस्तान में बैठ जाता हूं। पर लेकिन इतना सब करने के बाद मूर्ख के जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे, तुमने किया क्या? मैंने किया यही कि तुमको बिल निकालने से मना कर दिया कि बिल नहीं निकलेगा, काम होगा।
आपको कुछ मांग करनी पड़ी थी इसके लिए, ये कंक्रीट के लिए? कुछ मेरे पास 10 बार आना पड़ा था? नहीं नहीं, ऐसा है, देखो, मुंब्रा को सुधारना इतना भी आसान नहीं है। जी चाहता है कि हॉकर्स को लेके जाके वहां बिठा दूं, लेकिन हॉकर्स को हाथ लगाओ तो मजलूमों के पेट पे लात मार रहा है जितेंद्र आवाड़। उनको ये नहीं मालूम कि कम से कम 20 लोग एम्बुलेंस में मर गए क्योंकि एम्बुलेंस जा नहीं सकी। उसमें का एक आदमी कुंदन गोटे, मालूम है कुंदन गोटे वहां रहता था, उनको हार्ट अटैक आया तो उनको यहां से ले जाना था, एम्बुलेंस यही बीच में फंस गई और इंतकाल हो गया उनका वही। ऐसे कई हैं। लेकिन कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि हम 2 महीने में मार्केट खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। एक बड़ी मार्केट यही रास्ते पे बनेगी, क्योंकि अब नदीम भाई कितने फ्लैट बनेंगे मित्तल रोड पे? 25,000 फ्लैट बनेंगे। 25,000 फ्लैट में दूध वाला लगेगा, 25,000 फ्लैट में बर्तन मांगने वाली लगेगी, 25,000 फ्लैट को पांव खाना पीना ये वो सामान देने वाले तो धंधा बढ़ेगा, साफ सफाई वाला कचरे वाला बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक्स जिसको चर्निंग बोलते हैं, आप जब गेहूं इसमें चक्की में डालते हो तो पीस के बाहर आता है ना, तो उसको चर्निंग बोलते हैं, चर्निंग ऑफ इकोनॉमी। ये चर्निंग ऑफ इकोनॉमी है। ये ऐसी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट जब तुम लाते हो तो शहर के बाहर जाने वाला पैसा बंद हो जाता है और शहर में आने वाला पैसा शुरू हो जाता है। आज कितने इन्वेस्टर्स आए वहां पे, उसका क्रेडिट मैं नहीं लेता हूं। कोई साला बात बोल दे मेरे को कि 1 रुपया मैंने ये पूरे पीछे वाले किसी आदमी से लिया है, तो सबके जमीन का सौदा मैंने करवाया है, लेकिन ये नहीं कहा कि 100 रुपया स्क्वायर फुट मुझे दो। नदी में यहां देता होगा, पूछ लेना, सब तुम्हारे उत्तर प्रदेश के ही है। पूछ लेना किसी से भी कि जितेंद्र आवाड़ को रुपया देना पड़ा क्या। वो शौक ही नहीं मेरा, मेरा शौक काम करना, मेरा शौक डेवलपमेंट है कि इतिहास में नाम लिखा जाए कि एक जितेंद्र आवाड़ था जिसने मुंब्रा को दुनिया के नक्शे पे बदलता हुआ मुंब्रा दिखाई दिया। कोई भी मुंब्रा अब आता है तो बोलता यार इतना सुधर गया। ये मेरी नहीं है, ये आप लोगों की ताकत जो मेरे पीछे थी से मैं बात करता था, उसके कारण मेरे पास पैसा गवर्नमेंट का आता था, मिनिस्टर बना। पर खुदा के मन में क्या था मालूम नहीं, 2 साल मेरे कोरोना चले गए। लेकिन आपको मालूम है एक बड़ा काम मुसलमानों को के लिए मैंने कर रखा है। जब मैं माइनॉरिटी का मिनिस्टर बना, जब नवाब मलिक साहब के ऊपर कोई, तो मैंने एक काम किया है, वक्फ की जमीन है, वक्फ, उसका बहुत सौदा होता था, बहुत खाना पीना, उसके ऊपर बहुत दलाली पैसा बीसा चलता था। मैंने एक कानून बताया और कहा कि 7/12 जो है वक्फ का, उसके ऊपर वक्फ लिखो। 7/12 पे वक्फ लिख दो तो इसका मायने होता है एक बार वक्फ तो हजारों साल वक्फ आप बेच नहीं सकते हो। मुसलमानों की करोड़ों रुपए की जमीन खाई गई है वक्फ, करोड़ों रुपए की। किसको मालूम है कि भारत का सबसे बड़ा रईस बंगला जो है वो अंबानी का है, और जमीन किसकी है मालूम है? वक्फ की है। इस कानून के बाद कोई माइका लाल वो जमीन नहीं खरीद सकता है। इसमें मेरा कुछ फायदा है? एक दिन ऐसे ही हम सब लोग बैठे थे कब्रिस्तान में, तो मैंने बोला यार एक काम करो ना,
कब्रिस्तान के लिए इतना मैं मेहनत करता हूं, तो 4x7 की एक जमीन मेरे लिए भी रख दो। अरे बोला नहीं नहीं, उसके लिए आप बाहर जाइए। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मुसलमानों के लिए कर रहा हूं, मैंने ये सोचा कि मैं इंसानियत की सेवा कर रहा हूं। क्योंकि कौसा कब्रिस्तान में जब कोई जाता था दफनाने में, तो बॉडी ऐसे हाथ में बाल के साथ आ जाती थी। सोसाइटी वाले यहां से वहां से कंप्लेन करते थे कि बदबू आ रही है, और इसलिए ये 5 एकड़ कब्रिस्तान लाया गया। आने वाले दिनों में उधर ही कहीं पे, जगह नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग यहां पे पहुंच जाएंगे, हम ही ला रहे हम ही ला रहे हम ही ला रहे करने के लिए। स्लॉटर हाउस आने वाला है। यही 94 रोड जो है, मित्तल रोड, उसके एक कोने पे कॉलेज, स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल सब बनाया जाएगा। एक उर्दू घर बनेगा और एक बस डिपो बनेगा। हाँ, वो मैरिज हॉल बाद में नहीं, वो तो बनने शुरू हो जाएगा। अभी आईटीआई बन रहा है, अब वो खत्म होने को है। हॉस्पिटल के बारे में बहुत बात करते हैं आप, मैंने मैं कोई हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन करने नहीं बोल रहा हूं, पर मेरी ये सोच है कि म्युनिसिपैलिटी के हाथ में हॉस्पिटल दो तो उसका शिवाजी हॉस्पिटल हो जाता है। आप गए हैं शिवाजी हॉस्पिटल कभी? गद्दियां नहीं है सोने के लिए, गद्दियां। एक नई कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कैशलेस हॉस्पिटल। कैशलेस यानी अंदर जब पेशेंट जाता है तो उसको एक रुपया भी नहीं भरना पड़ता है। उसका ऑपरेशन होके वो बाहर चले जाए, उससे 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। क्योंकि इतनी स्कीम्स अब भारत में और महाराष्ट्र में है कि डॉक्टर्स उससे पैसा निकाल लेते हैं और अपने हॉस्पिटल के, समझो अब ये गए हॉस्पिटल में हार्ट के लिए, तो इनका हार्ट का जो पूरा खर्चा है वो गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम से डॉक्टर निकाल लेते हैं, लेकिन उनसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, दवाई का भी पैसा नहीं लेंगे। अब इसमें क्या गलत कर रहा हूं मैं? मेरी बहन डॉक्टर है लेकिन वो लेने वाली नहीं हॉस्पिटल। इतने सब रास्ते सुंदर बना रहा हूं, मेरा एक घर भी नहीं है मुंब्रा में, ना मेरी कोई जमीन है, ना मैं किसी डेवलपर के साथ पार्टनर हूं। बड़े ईमानदारी से कहता हूं, पूरा साफ है, पूरा साफ। नहीं तो अभी तक तो मेरे घर में ईडी घुस जाती थी। इतना बेबाकी से बात करने वाले आदमी को बीचों बीच छोड़ती है। लेकिन अब ये गद्दारों के खिलाफ बोल रहा हूं, खोका 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 चिल्ला रहा हूं, तो मारने की सुविधा घूम रही है। लेकिन याद रखो, मुझे यकीन है मेरे खुदा पे, खुदा ने ऐसी गोली भी नहीं बनाई जो मेरी जान ले सके। तो मैं बड़ी खुशी से आज आया था आपके पास। इस लफड़े झगड़े में बहुत सारा उलट पलट हो रहा है, जरा दिल भी बेचैन होता है, एक बेचैनी सी दिल में चाहिए। लेकिन आपकी दुआएं, आप सब माँ बहन की दुआएं और तुम्हारा जो अंदाज है मेरे तरफ का, वो मुझे और ताकत देगा, मुझे खड़ा रखेगा। नहीं तो तारीफ चारों तरफ से मैं घेरा गया हूं तो आदमी डर जाता है, लेकिन मैं डरा हुआ नहीं हूं। मैं ये घेरे को उखाड़ के फिर से एक बार मुंब्रा को वही अच्छे रास्ते पे लाऊंगा जो आज तक रखा है। मुंब्रा को बिगाड़ने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी चाहे तो भी मुंब्रा बिगड़ नहीं सकता है। पैसे पे लोगों के दिल नहीं जीते जाते। जो क्या है वो घर घर में जाएगा, गया है, और इसीलिए आज बुलाया है, वरना क्यों बुलाते आप? तो इसीलिए मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूं।
सभी मां बहनें जो ऊपर से सुन रही है उनको भी शुक्रिया कहता हूं। और एक बात जरूर कहता हूं कि मर्दों को क्या फायदा हुआ मालूम नहीं मुझे, पर मेरे मां बहनों को मालूम है फायदा कितना हुआ। रास्ते अच्छे बने, लाइट है, पानी है। सबसे ज्यादा तकलीफें घर की औरतों को होती है, लाइट गई, पानी नहीं है। मर्द तो काम पे जाता है, काम से आता है, बेचारी को खाना पकाना पड़ता है, वक्त पे खाना खिलाना पड़ता है। दिन भर लाइट नहीं है, दिन भर पानी नहीं है, तो पानी जमा करना पड़ता है। अब मेरी बहनें सबसे छूट गई है, पानी वक्त पे आता है, लाइट वक्त पे आती है, रास्ते अच्छे, चलने के लिए अच्छे, लाइट अच्छी है बाहर की, तो कोई चेन खींचने वाला, कोई पकड़ने वाला कोई आता ही नहीं है, चोरियां बंद हो गई है। तो ये सब दुआएं मेरे काम में आएगी। और सबसे ज्यादा दुआएं मुझे लगता है मां बहनों की सुनी जाती है ऊपर, क्योंकि मैं मेरे मां को मेरा खुदा मानता हूं। मेरी मां मेरे लिए सब कुछ है। अभी नहीं हो, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि उसका आशीर्वाद वही मेरी ताकत है। मुझे लड़ने का जो भी मिलता है वो मेरे आशीर्वाद से मिलता है, और मेरे पीछे मेरा खुदा के साथ आप सब लोग हो। ये ताकत रहने के बाद दुनिया की कोई ताकत मुझे परेशान कर सकती है? सब तो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।